स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 6 के पृथ्वी और हमारा जीवन विषय के अंतर्गत पाठ 2 पृथ्वी और चंद्रमा पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है और चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है, यह मानव निर्मित नहीं है। तो चलिए पहला पैराग्राफ देखते हैं। रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। चंद्रमा क्यों प्रमुख है रात में? क्योंकि रात में चंद्रमा ही ऐसा है जो सभी आकाशीय पिंडों तारों की अपेक्षा चमकीला दिखाई देता है और यह बड़ा भी दिखाई देता है और यही एक उपग्रह है, यही एक पिंड है जिसका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है, जिसे चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। चंद्रमा जैसे प्रथमा को छोटा होता है, द्वितीय को उससे बड़ा, तृतीय को उससे बड़ा, चतुर्थी को उससे बड़ा। इस तरह से वो जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें बढ़ता जाता है और जब कृष्ण पक्ष आता है उसमें घटता जाता है। ठीक, शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? शुक्ल पक्ष इसमें मतलब चाँद दिखाई देता है या चाँद बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखने वाले धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब कभी आप पूरा चंद्रमा देखेंगे उसमें कुछ धुंधली और धब्बे जैसी आकृति दिखाई देती है। वह आकृति हमेशा बनी रहती है, चाहे वो प्रथमा हो, मतलब चाहे वो चंद्रमा का छोटा सा हिस्सा जब दिखाई दे, चाहे वो चंद्रमा का बड़ा हिस्सा दिखाई दे, मतलब वो धुंधली आकृति हमेशा दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? आइए जानें, चलिए जानते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अभी मैंने बताया, जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकार की चांदनी को मूनलाइट कहते हैं। ठीक, चलिए इसको समझ लेते हैं क्या है। पहले यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। चित्र में पृथ्वी और चंद्रमा का परिक्रमण मार्ग बताया गया है। परिक्रमण मतलब चारों तरफ घूमना। जैसे ये देखिए पृथ्वी है, इसका मार्ग देखिए सूर्य के चारों तरफ ऐसे बना हुआ है। ठीक, और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा का भी देख लेते हैं। अब आपको चंद्रमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर ये चंद्रमा का देख लीजिए, चंद्रमा है। चंद्रमा जो है इस ऐसे ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है। ठीक, इसके साथ साथ मतलब चंद्रमा जो है सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है। तो इसके चक्कर लगाने के साथ साथ जब ये आगे बढ़ता है, ये सूर्य का भी चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यही इसका परिक्रमण मार्ग है। परिक्रमण मतलब चारों तरफ घूमने का मार्ग है। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं। अभी जो मैंने पढ़ा था इसमें मैंने बताया है कि चंद्रमा जो है कि प्राकृतिक उपग्रह है और जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर मतलब जिस तरह से लट्टू अपने एक अक्ष पर चारों तरफ घूमता है, इसको अपनी धुरी पर घूमना कहते हैं। अगर आप लोगों ने लट्टू नचाया होगा तो लट्टू जिस नोक पर घूमता है, आप देखिए उसके चारों तरफ घूमता है, तो इसी को अपनी धुरी पर घूमना कहते हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे लट्टू अगर अपने स्थान पर घूमते हुए आगे बढ़ता जाए और वो किसी वस्तु की परिक्रमा करे, ठीक उसी तरह पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूम रही है और आगे बढ़ते हुए सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है, मतलब सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। मतलब उसी लट्टू की तरह चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूम रहा है और वो किसकी परिक्रमा कर रहा है? पृथ्वी की। ठीक है, और इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता है। क्यों करता है? क्योंकि चंद्रमा जो है एक उपग्रह है और उपग्रह की विशेषता है वह किसी ग्रह का चक्कर लगाए और इसके साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाए। तो चंद्रमा इसलिए सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है।
रात के आकाश में सबसे तेज़ चमकने वाला चंद्रमा ही है। और यहाँ पे बताया गया है कि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो है सूर्य से जो भी प्रकाश दिन में अवशोषित करता है, ठीक है, रात में क्या करता है, चंद्रमा क्या करता है, सूर्य तो होता नहीं है, तो इसलिए पूरा अंधेरा दिखाई देता है। और रात में चंद्रमा अपना प्रकाश परावर्तित करता है, जो सूर्य से अवशोषित करता है, रात में उसको परावर्तित करता है, मतलब बाहर की तरफ छोड़ता है। जब वह छोड़ता है तो उससे पूरा चंद्रमा जो उपग्रह है प्रकाशित दिखाई देता है, और उसका प्रकाश हमें भी दिखाई देता है, क्योंकि दिन में सूर्य नहीं रहता है। अगर सूर्य रहे तो क्या होगा, चंद्रमा का प्रकाश उतना प्रभावी नहीं दिखाई देगा, इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए दिन में तो सूर्य के प्रकाश के आगे ना कोई तारे दिखाई देते हैं, ना कोई पिंड दिखाई देते हैं, ना ही चंद्रमा दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। चलिए, और यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी पर पहुँचने में चंद्रमा का प्रकाश 1.25 सेकंड लगता है, ठीक है। आगे एक यहाँ पे चित्र देख लीजिए, अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र है ये, जो अंतरिक्ष से खींचा गया है। आगे पढ़ते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। किसके व्यास का? पृथ्वी के व्यास का, ठीक है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। देखिए, इसमें जो व्यास की बात की है, व्यास का मतलब होता है गोले की जो आंतरिक सबसे बड़ी लंबाई होती है, उसी को व्यास कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। जैसे अगर पृथ्वी का व्यास 8 है तो उसका 1/4 2 होगा। जैसे अगर पृथ्वी एक गोला मान लीजिए, एक गेंद मान लीजिए, अगर कोई गेंद 8 सेंटीमीटर व्यास का है और चंद्रमा क्या होगा उसके मुकाबले 2 सेंटीमीटर व्यास का होगा। इसका कहने का मतलब यही है। पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि आकाश में जो है पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण ही चंद्रमा हमें बड़ा दिखाई देता है, नहीं तो तारे, सूर्य और अन्य जो भी तारे हैं सब चंद्रमा से या पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं, ठीक है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूरी पर स्थित हैं। नज़दीक में हमारे चंद्रमा ही है। आगे देखते हैं, आइए समझें। आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक छलांग लगाइए। जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई है उसकी 6 गुनी छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच के रखा है, अपनी तरफ बांध के रखा है। जैसे आप पृथ्वी पर मान लीजिए 1 मीटर कूद सकते हैं, कि हाँ पृथ्वी पर 1 मीटर कूद सकते हैं, चंद्रमा पर आप 6 मीटर कूद पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/6वां भाग कम हो जाता है, 1/6वां भाग हो जाता है। किसका? पृथ्वी का। अर्थात पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर ज़्यादा है और चंद्रमा पर कम है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी का जितना कम गुरुत्वाकर्षण होगा उतना गुना आप वहाँ पे ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा आप चल सकते हैं, ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सकते हैं। तो यही कारण है कि अगर आप पृथ्वी पर 1 मीटर की ऊंचाई 1 मीटर छलांग लगा रहे हैं तो आप चंद्रमा पर 6 मीटर छलांग लगा पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, चंद्रमा की गतियाँ। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर परिभ्रमण पूरा करता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है? सूर्य है, ठीक। इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाएगा? पृथ्वी। सपोज दैट पृथ्वी है, ये इस मार्ग पर इसका चक्कर लगाएगी, ठीक। और एक होता है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर लगाएगा
और सूर्य का भी साथ साथ चक्कर लगाता चलेगा आगे बढ़ते हुए। तो जैसे अब तीनों पिंड स्थिर तो नहीं है, सॉरी दोनों पिंड जो है ये स्थिर नहीं है। पृथ्वी भी आगे बढ़ रहा है, चंद्रमा भी आगे बढ़ रहा है। तो पहली बात तो बताया गया चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। तो मान लीजिए अगर पृथ्वी ना चल रही हो, पृथ्वी अगर स्थिर हो, पृथ्वी स्थिर हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक निशान लगा दिया। अब चंद्रमा मान लीजिए पृथ्वी का चक्कर लगाता है इस तरह से। एक चक्कर मतलब अपने इस बिंदु के ठीक सामने आएगा तो एक चक्कर हो जाएगा। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 27 दिन 7 घंटे और शायद 42 मिनट है, 43 मिनट। ठीक, चलिए ये फिगर फिर बना लेते हैं। ये सूर्य था और ये चंद्रमा, ये पृथ्वी थी और ये चंद्रमा मान लीजिए था। तो यहाँ तक एक निशान लगाया, मैंने कहा कि एक चक्कर जो है चंद्रमा ने इस तरह से लगाया, तो यहाँ 27 मिनट 7 घंटे 43, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट लगा। लेकिन अब ये बताया गया कि 29 दिन कुछ समय और लगता है इसको परिभ्रमण करने में और परिक्रमण करने में। क्यों? देखिए, अगर पृथ्वी अभी स्थिर माना था हमने, लेकिन जब तक ये इसकी एक परिक्रमा करेगा तब तक पृथ्वी भी थोड़ा आगे बढ़ चुकी होती है। कहाँ? आगे। मान लीजिए पृथ्वी थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ चुकी है, तो फिर ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं हो जाएगा, तब इसको यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। किसको? इस पॉइंट को, इसको यहाँ पहुँचने में, चंद्रमा को यहाँ पहुँचने में। अभी स्पष्ट कम समझ में आया होगा, फिर से देख लीजिए। केवल अब इस बार सूर्य का चित्र नहीं बनाएंगे, चंद्रमा का ही। चलिए, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा जब एक चक्कर पूरा किया तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। लेकिन पृथ्वी भी तो आगे बढ़ रही है इस तरह से, ठीक, आगे बढ़ रही है। तो मान लीजिए पृथ्वी जब तक ये यहाँ चक्कर लगा के यहाँ पहुँचा, ये इतना चक्कर लगा के, तब तक पृथ्वी भी कुछ आगे बढ़ चुकी होगी। जैसे मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पहुँच चुकी है, तो पृथ्वी का चित्र यहाँ पहुँच जाएगा और ये चिन्ह यहाँ हो जाएगा। तब इसको अपना चिन्ह प्राप्त करने में थोड़ा सा और चलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा और टाइम लगेगा। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान पर ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। पहले कितना लगता था? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। लेकिन फिर कितना लगा? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। ये टाइम क्यों बढ़ गया? क्योंकि चंद्रमा भी उतनी, सूर्य पृथ्वी भी उतनी देर में कुछ आगे बढ़ जाता है। जो हमने पृथ्वी पर चिन्ह लगाया था, निशान लगाया था, हमें लौट के यहीं पे आना है। लेकिन जब तक वो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया चंद्रमा, तब तक पृथ्वी भी थोड़ा आगे बढ़ गई। जब पृथ्वी थोड़ा आगे बढ़ गई तो उसका निशान भी थोड़ा आगे बढ़ गया। तो उस निशान तक पहुंचने में हमें थोड़ी दूरी और तय करनी पड़ी। जो वही थोड़ी दूरी हमें और तय करनी पड़ी, तो वही समय थोड़ा सा और अधिक लग जाता है। इसलिए उसको 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लग जाते हैं उस स्थान पर पुनः पहुंचने में। ठीक, और इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। मतलब उसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल बराबर है। ठीक है, जब परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल बराबर हो जाता है, तो इस कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। अब देखिए कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप लोग उत्तर लिखेंगे कि इसकी परिक्रमण और परिभ्रमण गति बराबर होने के कारण हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि चंद्रमा का एक ही भाग कैसे हमेशा दिखाई देता है। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक, और ये आपका चंद्रमा है। ये पृथ्वी है, चंद्रमा है। मान लीजिए यहाँ पे एक निशान इसको बना देते हैं, इसके सामने, ठीक है। तो इसके सामने चलिए एक इंडिकेटर कर देते हैं ए से, इस तरह से यहाँ पे हम बी, फिर सी, फिर डी, मान लीजिए इस तरह से भाग हमने यहाँ पे दर्शा दिया। तो जैसे यहाँ से मैंने बताया कि इसका परिक्रमण मतलब ये वाला समय, पृथ्वी के चक्कर लगाने का समय चारों तरफ, ये इसका परिक्रमण काल है। और परिभ्रमण अपने स्थान पर लट्टू की तरह घूमना। तो
मतलब जब एक चक्कर, मतलब इसका परिक्रमण और परिभ्रमण काल दोनों बराबर हैं। कैसे? तो जैसे ही मान लीजिए ये थोड़ा सा घूमते हुए आगे बढ़ा, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, जब यहाँ पहुँचा तो मान लीजिए इसके सामने इसका बी वाला पार्ट पड़ा। कौन सा? बी वाला। और जैसे मान लीजिए यहाँ ये पहुँचा तो इसका इसके सामने सी वाला पार्ट पड़ा। मान लीजिए यहाँ जैसे पहुँचा तो इसके सामने इसका डी वाला पार्ट पड़ा। कौन सा? डी वाला भाग। फिर जब अपने यहाँ स्थान पहुँचा तो इसका फिर ए वाला पार्ट रिपीट हो गया, क्योंकि यह धीरे धीरे अपने अक्ष के चारों तरफ भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक एक भाग बारी बारी से पृथ्वी के हर अक्ष, मतलब हर स्थान के सामने आता है। तो पृथ्वी से एक बार में ही कहा जाता है कि चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं, क्योंकि उसका परिक्रमण काल परिभ्रमण काल के बराबर है। अब देखिए, अगर इसका परिक्रमण काल से ज़्यादा होता, क्या होता? ज़्यादा होता। तो जैसे अभी जब एक बार इस तरह से चक्कर पूरा करने में ये एक बार घूमता है, कौन? चंद्रमा से एक बार घूम जाती है। लेकिन मान लीजिए इसका परिभ्रमण काल अधिक होता, तो मान लीजिए ऐसे ऐसे कई बार चक्कर लगा देती है, जो बारी बारी से एक बार ए यहाँ आया, फिर बी यहाँ आया, फिर सी डी आया, यहाँ डी आया, तो ये बिंदु एक ही जगह कई बार रिपीट होते। मान लीजिए ऐसे ऐसे कई बार चक्कर लगाता तो ए बी सी डी, जो मैंने इस पर पॉइंट किया था, ए बी सी डी को मैंने जो चिन्ह लगाया था, तो थोड़ी दूर बढ़ने पर ही वो कई बार ए बी सी डी वाले बिंदु बार बार पृथ्वी के सामने आते। तो इसका मतलब क्या है? हम एक ही जगह से चंद्रमा के पूरे भाग को देख सकते थे, लेकिन उसका परिभ्रमण और परिक्रमण काल बराबर होने के कारण हम पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बोतल द्वारा समझाया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ मैंने वहाँ पे समझाई थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। चंद्रमा की कलाएँ, फेजेज ऑफ मून। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू करता है और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उस रात को अमावस्या कहते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब चंद्रमा हंसिए के आकार से शुरू होकर के बढ़ते बढ़ते थाली सा गोल हो जाता है, ठीक है, तो जब थाली सा गोल हो जाता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। और जब चंद्रमा के बढ़ने का क्रम होता है इसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, ठीक है। और जब चंद्रमा घटना शुरू करता है, घटते घटते वो छिप जाता है, और जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह से आसमान में रात के समय छिप जाता है उसको हम अमावस्या कहते हैं, ठीक है। और ये घटना जिस पक्ष में होती है उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। देखिए, शुक्ल पक्ष को हम अजोरा पक्ष कहते हैं और कृष्ण पक्ष को हम अधियारा पक्ष कहते हैं, ठीक। तो ये कलाएँ जो हैं, ये चंद्रमा का घटना बढ़ना लगा रहता है, एक क्रमशः ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह गोल हो जाता है उस दिन को पूर्णिमा कहा जाता है, और जब चंद्रमा घटते घटते पूरी तरह छिप जाता है उस रात को हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चंद्रमा के पखवाड़े को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, अभी मैंने इसको बताया। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। और इसी के आधे समय में शुक्ल पक्ष होता है, आधे समय में कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, और इस समय को क्या कहा जाता है? चंद्रमास कहा जाता है। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं द्वारा विभिन्न रातों में देखे गए चंद्रमा के आकार के चित्र बनाइए। तो आप इसको कर सकते हैं, एक क्रियाकलाप है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्या है। विशाल अंतरिक्ष एवं विभिन्न खगोलीय पिंड
चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते रहे हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया। शक्तिशाली, दूरदर्शी और अंतरिक्ष यान के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वह वाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। तो साधारण सी बात है, जो चंद्रमा, सूर्य या अंतरिक्ष है, आकाश है, आकाश में जो भी घटनाएं हैं यह हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा पैदा करते आ रहे हैं, से लोग जानने का प्रयास करते हैं कि यह क्या है, क्यों है, चंद्रमा क्यों निकलता है। इससे छोटे बच्चे भी इसके बारे में पूछते रहते हैं कि तारे क्यों दिखाई देते हैं, तारे एक लाइन में क्यों हैं, इनमें एक आकृतियाँ क्यों दिखाई दे रही हैं, चंद्रमा में जो धब्बा है वह क्या है। तो बच्चे भी इस प्रश्न को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि रात में जब भी आप खुले आसमान के नीचे आएंगे चीज़ें दिखाई देंगी, और जब चीज़ें दिखाई देंगी तो स्वाभाविक सी बात है उसमें प्रश्न उठना तय है। तो यह साधारण से बच्चे का नहीं, वैज्ञानिकों का भी ध्यान खींचते रहते हैं। जब वैज्ञानिक इसकी तरफ आकर्षित हुए, इसको जानने के इच्छुक हुए, तो उसके लिए उन्होंने खोजें भी की। उन्होंने शक्तिशाली दूरदर्शी भी बनाई, जिससे वे दूरदर्शी की सहायता से चंद्रमा को, अन्य तारों को देखने का प्रयास किए। और रॉकेट भी बनाया जिसके तहत वो लोग चंद्रमा पर गए या अन्य ग्रहों पर गए, जैसे मंगल ग्रह, ठीक, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किए। रूस के यूरी गागरिन जो थे, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। ये विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। कौन? यूरी गागरिन। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा भी की। तो इसको आप लोग थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोटेड पॉइंट है एग्जाम में आने लायक। ठीक, अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके अन्य सहयात्री एडविन एल्ड्रिन एवं माइकल कॉलिंस थे। अब तक की कई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है। तो देखिए, रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंचा। 29 जुलाई 1971 को यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग और उनके 2 सहयोगी एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को चंद्रमा पर भेजा। देखिए, जब तीनों लोग चंद्रमा पर पहुँचे तो तीनों में थोड़ा सा भय था कि कौन पहले नीचे जाएगा। ठीक है, तो उसमें से नील आर्मस्ट्रांग ही पहले व्यक्ति थे जो यान से नीचे उतरे और अपना पहला कदम चंद्रमा पर रखा। इसलिए बुकों में एक लाइन लिखी जाती है कि पहला कदम मतलब चंद्रमा पर पहला कदम। तो गए तो तीनों लोग साथ में ही थे यान से, यान लैंड भी हुआ चंद्रमा पर साथ में, ठीक है, तीनों लोगों के साथ में। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ही जो व्यक्ति थे उन्होंने पहले चंद्रमा पर उतरे। ठीक, और चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है, मतलब इसलिए वहाँ पे जीवन भी नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा में करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष यात्रा की। देखिए, राकेश शर्मा जो है एक पायलट थे, वो भारतीय थे, लेकिन इन्होंने जिस यान से अंतरिक्ष की यात्रा की वो रूस का था, उसका नाम था सोयूज T-11। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक लगी हुई है, इमेज। ये तो राकेश शर्मा की है जो पहली दिख रही है, ठीक, और ये दूसरी जो है नील आर्मस्ट्रांग की है जो चंद्रमा पर खड़े होकर के ये दिखाई दे रहे हैं खड़े होकर। ठीक है, आगे देख लेते हैं सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। ग्रहण क्या है? ग्रहण है मतलब जो ग्रसित है, जो पीड़ित है, समझिए उसी के ऊपर ग्रहण लगा है। जब सूर्य ग्रहण मतलब कि इसमें सूर्य के ऊपर धब्बे दिखाई देंगे। चंद्र ग्रहण मतलब इसमें चंद्रमा में धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है,
तो यही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन देखते हैं कैसे होता है ये। कभी कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है, आइए जानें। प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु एवं केतु नामक दो राक्षस उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु यह बात सही नहीं है। भारत के खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। तो चलिए पहले सूर्य ग्रहण समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक सूर्य है, ठीक, और ये आपकी पृथ्वी है जहाँ हम लोग हैं, और ये पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। और इस पृथ्वी का एक चक्कर कौन लगा रहा है, उपग्रह कौन है, चंद्रमा, ठीक। तो ये सूर्य हुआ, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा। फिर क्या कर रहे हैं, सब एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। तो जैसे ये इस पथ से आगे बढ़ रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, और ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने के साथ साथ आगे बढ़ते हुए ऐसे ये भी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो जब ये चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है और चक्कर लगाते लगाते ठीक इसके बीच में आ जाता है, यहाँ पे जब इसके बीच में आ जाता है तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में हो जाते हैं। जब एक सीध में हो जाते हैं तो देखिए, जब हमारी पृथ्वी के जस्ट ऊपर क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। तो चंद्रमा ने क्या किया कि सूर्य के प्रकाश को रोक लिया। किसने, चंद्रमा ने। चंद्रमा ने जब सूर्य के प्रकाश को रोक लिया तो हमारी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा। जब हम लोग देखें कि सूर्य का प्रकाश तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सूर्य ग्रहण लग गया, अर्थात सूर्य पर ग्रहण लग गया, क्योंकि धब्बा युक्त तो सूर्य दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या, क्योंकि वास्तव में हम सूर्य का प्रकाश देख नहीं पा रहे हैं। सूर्य का प्रकाश आ तो रहा है लेकिन वो चंद्रमा तक ही आ रहा है, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाने से हमारी पृथ्वी पर उसका प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस जो व्यवस्था थी, इस प्रक्रिया को जो है सूर्य ग्रहण कह दिया गया। अब देख लेते हैं चंद्र ग्रहण किसे कहा जाता है। चलिए, जैसे मैंने बताया कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी अपना सब रैंडमली चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, पृथ्वी यहाँ पे है, चंद्रमा यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। अब क्या हुआ, अब ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब इसमें क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य का इस तरह से चक्कर लगा रही है और चंद्रमा इस तरह से चक्कर लगा रही है, इस पथ पर लगा रही है, किसका, सूर्य का, वो सॉरी पृथ्वी का, ये पृथ्वी है। और इसके साथ साथ ये आगे बढ़ती जा रही है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है, ठीक है। मान लीजिए जब चंद्रमा यहाँ पहुँच गया, कहाँ, यहाँ पे, और तीनों हो गए एक सीध में। चंद्रमा कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। अब देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया, पृथ्वी आ गई। तो पृथ्वी ने क्या किया कि सूर्य के सारे प्रकाश को अपने ऊपर ले लिया, और पृथ्वी के नीचे कौन आ गया, चंद्रमा। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा तो क्या चंद्रमा प्रकाशित होगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा सूर्य का जो भी प्रकाश अवशोषित करता है, रात में वही प्रकाश परावर्तित करता है। लेकिन दिन में तो पृथ्वी आ गई, किसके बीच में, सूर्य और चंद्रमा के। जब पृथ्वी आ गई तो सारा प्रकाश पृथ्वी पर तो आया लेकिन चंद्रमा पर नहीं गया। जब चंद्रमा ने दिन में प्रकाश ही नहीं पाया, प्रकाश को अवशोषित ही नहीं किया, तो रात को वह क्या परावर्तित करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं। इसलिए उसको चंद्र ग्रहण बोल दिया गया कि चंद्रमा जो है काला दिख रहा है, तो इसको चंद्र ग्रहण कहा गया। तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी किसके बीच आती है, सूर्य और चंद्रमा के, और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है सूर्य और पृथ्वी के, ठीक है। तो जिसकी छाया दिखेगी, जिसकी काली छाया दिखेगी उसी का ग्रहण बोला जाएगा। जब चंद्रमा की काली छाया दिखी, चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखा तो चंद्र ग्रहण कहा गया, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं दिखा, जब सूर्य पर काली छाया दिखी तो सूर्य ग्रहण कहा गया। तो यही प्रक्रिया है
चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की। आइए देखते हैं क्या लिखा है। छाया बनना। हमें अपनी दोपहर की और अन्य वस्तुओं की परछाई बनते हुए देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि छाया कैसे बनती है? आइए जानें। हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर एक धुंधली काली सी हमारी छाया बनती है। छाया हमारी आकृति जैसी बनती है। हमारी गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। सुबह, दोपहर, शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी बड़ी होती रहती है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है। इसी प्रकार बल्ब की रोशनी में भी अपनी या किसी अन्य अपारदर्शी वस्तु की छाया का बनना देखिए। ठीक है, तो जैसे बल्ब और जो सतह है, सतह के बीच में जब हम आ जाते हैं या कोई और खड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि बल्ब का प्रकाश व्यक्ति जो है ढक लेता है। जब व्यक्ति ढक लेता है तो उसकी छाया किस पे दिखाई देती है? पृथ्वी पे। ठीक है, ठीक इसी तरह जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को रोक लेती है और उसकी छाया कहाँ पड़ती है? पृथ्वी पर। तो सूर्य दिखाई नहीं देता है चंद्रमा के ढकने से, तो कह दिया जाता है कि सूर्य ग्रहण हुआ है। तो इस प्रकार छाया आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जानने योग्य बात यह है कि छाया जो है हमेशा अपारदर्शी वस्तु की बनेगी। जैसे अगर आप बल्ब के सामने कांच रख दें तो कांच पारदर्शी वस्तु है, तो सारी प्रकाश आर पार निकल जाएगा, तो कोई छाया, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब बनने के लिए ज़रूरी है कि वस्तु जो है अपारदर्शी हो। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब यह स्थिति सिजगी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, युति एवं वियुति। देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो तभी जो है चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण लगता है। कौन किसके बीच में है ये डिपेंड करता है कि ग्रहण कौन सा है, लेकिन तीनों एक सीध में होंगे, चाहे वो चंद्र ग्रहण होगा चाहे वो सूर्य ग्रहण होगा। और जब तीनों एक सीध में होते हैं तो इसको सिजगी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं युति किसे कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। यह अमावस्या को होता है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अमावस्या क्या हो गया? सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, तो युति किसको कहते हैं समझ लीजिए। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसी स्थिति को युति कहा जाता है। वियुति क्या है? इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति में वियुति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण जब होगा तो वियुति होगा, सूर्य ग्रहण जब होगा तो युति होगा। ठीक है, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होगा, मतलब वियुति जो है पूर्णिमा को होगा और युति जो है अमावस्या को होता है। चलिए आगे देखते हैं और भी जानिए। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक होती हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। तो जब भी कभी सूर्य ग्रहण हो तो आप नंगी आँखों से सूर्य को देखने का प्रयास ना करें। इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हम अंधे भी हो सकते हैं। जो वैज्ञानिक द्वारा डिजाइन चश्मे हैं, उस चश्मे से ही हमें इसको देखना चाहिए। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। जैसे भारत ने आर्यभट्ट, एजुसैट, ओशनसैट नामक उपग्रह बनाए गए हैं। जैसे मैंने बताया था चंद्रमा जो है गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति ने बनाया है, लेकिन कुछ उपग्रह हमारे वैज्ञानिकों ने छोड़े हैं तो उन्हें मानव निर्मित कहा जाएगा। वो भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। हमने देखा है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? तो आइए जानें क्यों नहीं होता। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। देखिए, इसको पहले बताते हैं पृथ्वी कैसे 23.5 डिग्री झुकी है। मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये इसका अक्ष है। क्या? इसका बीचों बीच का भाग है, ये एक रेखा काल्पनिक है, इसको अक्ष मान लेते हैं। तो पृथ्वी का अक्ष मतलब इस तरह से नहीं है कि एकदम सीधी है। ठीक है, एकदम सीधी पृथ्वी, मान लीजिए तल है एक,
तो इसका अक्ष इस तरह से नहीं है। तो पृथ्वी कैसी है, ऐसी है, ए इस तरह से है, ठीक है। मतलब समझिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का अक्ष है। तो ये अपने समतल पे 23.5 अंश झुकी है, ठीक, 23.5 डिग्री झुकी है कौन, पृथ्वी, ठीक है। जैसे अभी आप गेंद के बीचों बीच जो है एक गेंद लीजिए, उसके बीचों बीच में एक पतला सा कोई छड़ लीजिए, पतली सी छड़ उसके बीचों बीच में डाल दीजिए, ठीक है। अब उसको ज़मीन पर रख दीजिए, किसको, जैसे ये बॉल है, ये बॉल है, एक पतली छड़ लीजिए, इसको बीचों बीच ऐसे इसमें डाल दीजिए, फिर ज़मीन पर इसको आप ऐसे टिका दीजिए सीधा सीधा। तो पृथ्वी इस तरह से नहीं है, पृथ्वी किस तरह से फिर दिखेगी, जो सही आकार है आप उसे थोड़ा तिरछा कर दीजिए। जैसे ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, दो गेंद हैं, एक सीधी सीधी चुभाई गई है, धंसाई गई है पृथ्वी में, और एक तिरछी तिरछी। तो ये जो तिरछी तिरछी धंसाई गई गेंद पतले छड़ की सहायता से इस तरह से, तो यही क्या है कि पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है। तो कितने डिग्री पे, 23.5 अंश। इसका झुकाव जो है 23.5 अंश है। तो यही कह रहा है। आगे देखते हैं, चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से 5 डिग्री का कोण बनाता है। तो जो चंद्रमा का कक्षा तल है वो पृथ्वी से 5 डिग्री समझिए झुका है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.1/2 उत्तरी अक्षांश से 28.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। इसी तरह हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया पर चंद्रमा नहीं पड़ती और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के इस झुकाव के कारण ही वह हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को एक सीधी रेखा में नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो है हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। तो यहाँ पे ही इसका कोण मैटर है। और कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रमा अपने कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है पृथ्वी के कक्षा तल से, तो इसका आंसर होगा 5 डिग्री का कोण बनाता है। और इसी कोण बनाने के कारण ही वो हमेशा हर अमावस्या और पूर्णिमा को एक सीध में नहीं हो पाते हैं, बस इसका यही कारण है। तो इस तरह से पाठ समाप्त होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ शब्दावली देख लेते हैं। परावर्तन, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना, ठीक है। तो जैसे जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे आया, दिन में अवशोषित हुआ, रात में चंद्रमा ने उसको वापस किया, ठीक है। जब वापस किया तो उसी की सहायता से हमें दिखाई देता है कि चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। आविष्कार का मतलब खोज होता है। पखवाड़ा 15 दिनों की अवधि है, जिसे पक्ष भी कहा जाता है। आकर्षण, खिंचाव होता है। मानव निर्मित उपग्रह, तो मानव निर्मित उपग्रह जिस तरह से उपग्रह जो प्राकृतिक हैं, एक ग्रह और सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक इसी तरह वैज्ञानिकों ने भी उपग्रह भेजे हैं अंतरिक्ष में जो सूर्य और ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। आगे अभ्यास का प्रश्न है, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा और वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।